हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लास में। आपका पिछले वीडियोस में कंटिन्यू आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। बहुत आपका प्यार मिल रहा है, बहुत आपका सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अपने चैप्टर को अपन कंप्लीट करने की ओर चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। और आप लाइक भी कर रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आप जितना हो सके उतना लोगों को जोड़िए और अपने चैनल पे लेके आइए। अपना चैनल आज सारा कंटेंट देगा आपको, 10th का, 11th का, 12th का, जितना भी कंटेंट होगा वो सारा हम प्रोवाइड कराएंगे। मैथ का, मैथमेटिक्स का जितना भी कंटेंट होगा अपने चैनल पे आपको देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। 11 12 जितने भी बच्चे हैं, हम हर चैप्टर को, हर हर टॉपिक को गहराई से पढ़ेंगे यहाँ पे। भाई कोई भी 10th का हो, चाहे से छोटी छोटी क्लास का हो, कोई भी अगर बारीकी से उस चीज़ को देखेंगे, 11th का 12th का हो, जो भी हो, हम तीनों क्लास के जो भी कोर्स करेंगे उनको बारीकियों से करेंगे। तो आपके जितने भी 11 12th के मित्र हैं, जितने भी आपके बड़े भाई बहन हैं 11 12th के, उनको भी आप अपने चैनल से जोड़ें। और जो 11 12th के अगर जुड़ रखे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को चैनल पर लेके आएँ। अपन बहुत ही जल्द अपने 11 12th की भी क्लास यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल ललित राठौड़ पर। तो अपने ललित राठौड़ नाम से जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब हम देखो आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्या, उसके हमने अपरिमेय संख्याओं को लेके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज उसी सीरीज में हम वापस आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो आगे क्या है। आज मैं हेडिंग के रूप में अपरिमेय संख्या लिख के लाया हूँ। हालांकि हमने देखो पिछले चैप्टर में जो क्वेश्चन किए थे या पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन किए थे वो क्या थे कि हमने रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, उस चीज़ को हमने प्रूव किया था कि हाँ रूट दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आपके चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हो उसी से रिलेटेड है। रूट तीन को प्रूव करना है, रूट पाँच को प्रूव करना है, रूट सात को, तीन माइनस रूट दो को, ऐसा प्रूव करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा देखो संक्रियाओं पे जाते हैं। अच्छा ये सर संक्रिया क्या है? आपको पता है गणित की तीन या चार, सॉरी चार संक्रिया होती है। क्या संक्रिया होती है सर? गणित की संक्रिया होती है एक तो जोड़, एक क्या होती है सर? बाकी, जिसको हम घटाव भी बोलते हैं, ठीक है। घटाव, बाकी, ठीक है, माइनस करना, जो आप वर्ड यूज में लेते हो, बाकी। उसके बाद में गुणा, और उसके बाद में आपका भाग। ये चार संक्रियाएं हैं गणित की। सर इनका क्या करें, ये पता है आपको? ये तो सबको आती है, जोड़ बाकी गुणा भाग, इन्हीं से तो गणित बनी है। तो सर इनका करना क्या है? इनका करना ये है बेटा कि इनकी ये जो संक्रियाएं हैं, ये संक्रिया देखेंगे हम अपरिमेय संख्याओं पे। अपरिमेय संख्याओं पे कैसे, मेरी बात को अब ध्यान से सुनना, वापस थोड़ा सा याद करो। देखो संख्याओं को तो आप दिमाग में बैठा लो, संख्याओं को आप दिमाग में बैठा लो कि संख्याएं दो प्रकार की है। कौन सी है सर? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के सर हमने पाठ पढ़े थे। पहला पढ़ा था प्राकृत संख्या, एक से लेके अनंत तक। बाद में पढ़ा था पूर्ण संख्या, जीरो से लेके अनंत तक। उसके बाद में पूर्णांक संख्या, जीरो से लेके प्लस अनंत तक जितनी भी जाती है, जीरो से लेके माइनस अनंत तक जितनी भी जाती है। उसके बाद में परिमेय संख्या, वह संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां क्यू का मान जीरो नहीं होगा। और पी और क्यू आपके कहां से लेके आओगे? पी और क्यू का मान कहां से लेके आओगे? पी और क्यू आपके क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। उसके अलावा अपरिमेय संख्या, वह वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं है, वह वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं है, वो क्या हो गई थी? हमारी अपरिमेय संख्याएं। अब उन्हीं संख्याओं के ऊपर हम ये संक्रियाएं देखेंगे, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। कैसे? मेरी बात को एक बार इजीली समझना। जैसे देखो एक प्राकृत संख्या है और ये जो पाँच है ये भी प्राकृत संख्या है, इनको जोड़ रहा हूं तो देखो वापस मेरे को प्राकृत संख्या प्राप्त हो रही है। क्या? अच्छा है, यानी मैंने प्राकृत संख्या में, नेचुरल नंबर जोड़ा, यानी प्राकृत संख्या में जब मैंने प्राकृत संख्या जोड़ी तो मेरे को देखो वापस प्राकृत संख्या मिली। क्या? हाँ या ना? भाई मैंने जब प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या को जोड़ा, एक प्राकृत संख्या है, पांच प्राकृत संख्या है, जो प्राप्त हुआ हमें एक और पांच कितने हो गए? छह। क्या ये भी प्राकृत संख्या है? क्या? यानी प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या में जोड़ने पर मेरे को क्या प्राप्त हुआ? प्राकृत संख्या प्राप्त हुई। मेरी बात को समझ रहे हो क्या? वैसे ही अगर प्राकृत संख्या में से मैं घटाता हूं, इसको, प्राकृत संख्या को, भाई एक में से घटाना है मेरे को, क्या? पांच प्राकृत संख्या, आंसर क्या आएगा? माइनस का चार। क्या प्राकृत संख्या आया? क्या रे? प्राकृत संख्या थी, घटाया किसको? प्राकृत संख्या को। प्राकृत संख्या में से किसको घटाया मैंने? प्राकृत संख्या को। क्या वापस प्राकृत संख्या प्राप्त हुई? क्या? नहीं हुई। क्या वापस आपको प्राकृत संख्या प्राप्त हुई? क्या? नहीं हुई।
मेरी बात को समझ रहे हो क्या? भाई जब मेरे प्राकृत संख्या थी, उसमें से प्राकृत संख्या को घटाया तो वापस प्राकृत संख्या प्राप्त हुई क्या? बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन जब प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या में जोड़ा तो प्राकृत संख्या हुई क्या? बिल्कुल हुई। वैसे अगर प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से गुणा करता हूँ तो प्राकृत संख्या प्राप्त होती है क्या? बिल्कुल होती है। अगर प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या का भाग दूं तो क्या ये p बटा क्यू का रूप आ गया? क्या प्राकृत संख्या प्राप्त हो रही है क्या? अरे हाँ या ना? या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.2, 0.2। हाँ या ना? क्या ये प्राकृत संख्या प्राप्त हो रही है क्या? नहीं। कहना क्या चाहता हूँ, ये संक्रियाएं हमें, प्राकृत संख्या एक इजी संख्या इसलिए मैंने आपको समझाई है। इसका करना क्या है, ये संक्रियाएं हम अपरिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं पे देखेंगे। अपरिमेय संख्याओं और परिमेय, भाई देखो प्राकृत पे तो देख ली, प्राकृत को प्राकृत में जोड़ा प्राकृत आ गई, प्राकृत को प्राकृत से माइनस किया तो प्राकृत नहीं आई, प्राकृत को प्राकृत से गुणा किया तो प्राकृत आ गई। ये केवल इन संख्याओं के लिए नहीं, जितनी भी प्राकृत है वो लेके देख सकते हो, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सारी आप लेके देखोगे तो यही चीज आपको मिलेगी। अच्छा सर, फिर हमें क्या करना है? हमें जो करना है वो आप समझो। हमें क्या करना है? हमें एक तो सर पूर्णांक, पूर्णांक कौन सी होती है सर? पूर्णांक संख्या कौन सी होती है सर? पूर्णांक संख्या होती है 0 से लेके इधर प्लस अनंत तक, यानी 1 2 3 4, ये जितनी भी संख्याएं हैं सर ये सारी क्या है? पूर्णांक है। उसके अलावा सर इधर आती है -1, -2, -3, -4, ऐसे माइनस अनंत तक, ये सारी की सारी क्या है? पूर्णांक संख्या है सर, ये सारी की सारी क्या है? पूर्णांक संख्या। उसके अलावा परिमेय क्या पढ़ा था रे आपने? परिमेय क्या पढ़ा था सर? पूर्ण को क्यों छोड़ा? देखो पूर्ण और प्राकृत इसमें आ गई, इसलिए मैंने पूर्ण और प्राकृत से डायरेक्ट क्या लिख लिया? मैंने पूर्णांक लिख लिया। और इसलिए लिखा क्योंकि जो हम परिभाषा पढ़ते हैं परिमेय की, उसमें जो बेसिक रूप से काम आती है वो कौन सी काम आती है आपके? ये पूर्णांक की काम आती है, कि जहां पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। जहां पी और क्यू क्या है? आपके पूर्णांक है। अब देखो परिमेय संख्या में क्या है? वही पी बटा क्यू का रूप। अब परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से जोड़ देखो, अब ये चीज देखनी है हमें कि कोई परिमेय संख्या है पी बट्टा क्यू, या पे मान लो 2/5, इसको यदि मैं 3/7 में जोड़ रहा हूँ या 3/5 में जोड़ रहा हूँ तो वापस प्राप्त क्या होगा सर? वापस हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त हो जाएगी क्या? यदि परिमेय, आराम से सोल्व कर लेना, हम यहाँ पे जोड़ बाकी नहीं सीख रहे हैं भाई, ठीक है? हमें चीज सीखनी है कि परिमेय और अपरिमेय में ये जोड़ बाकी में होता क्या है। यानी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ो तो परिमेय संख्या आती है, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या, ये जोड़ने लाना भाई, यहाँ जोड़ा नहीं है सर। एक प्राकृत आ गई ना तो प्राकृत भाई परिमेय होती है, प्राकृत भी परिमेय होती है, पूर्ण भी परिमेय होती है, पूर्णांक भी परिमेय होती है। जितनी भी ये प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, ये तीनों की तीनों कौन सी संख्याएं होती है? परिमेय संख्याएं होती है। समझ रहे हो क्या? ठीक है, तो ये हो गई परिमेय संख्या का योग। व्यकलन करोगे तो भी परिमेय आएगी, करके देख लेना आप। परिमेय संख्या को परिमेय संख्याओं से घटाओगे तो भी क्या आएगी? आपके परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करोगे तो भी आपके क्या आएगी? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में भाग दोगे तो भी आपकी क्या आएगी? परिमेय संख्या। दूसरा हमें सीखना है इन पूर्णांकों के लिए कि पूर्णांक का पूर्णांक में जोड़ पूर्णांक होता है। यदि किसी पूर्णांक संख्या को, कोई पूर्णांक संख्या ले ली, मान लो 1, इसको अगर आप जोड़ रहे हो किसी पूर्णांक संख्या में, मान लो -3 में जोड़ रहा हूँ, तो आपके पास -2 आएगा। क्या पूर्णांक संख्या आ रही है क्या? मेन जो हमारा काम है वो पूर्णांकों के लेके भी है कि यदि पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या जोड़ रहे हो, पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या जोड़ रहे हो तो क्या आएगी आपके पास? पूर्णांक आएगी। पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या का भाग दे रहे हो तो आपके पास पूर्णांक आएगी क्या? नहीं, आपके पास क्या आ जाएगी? फिर परिमेय संख्या आ जाएगी। कौन सी संख्या आ जाएगी? परिमेय। जो मेन थ्योरी है वो क्या है कि परिमेय और पूर्णांक की आपस में जब आप संक्रियाएं कराते हो, चाहे से परिमेय और पूर्णांक का गुणा करा लो, चाहे से परिमेय और पूर्णांक का जोड़ करा लो, चाहे से परिमेय और पूर्णांक की बाकी करा लो, चाहे से परिमेय और पूर्णांक का क्या करा लो? भाग करा लो, वापस कौन सी संख्याएं आती है? परिमेय संख्या ही आती है। यदि परिमेय संख्या का परिमेय संख्या की संख्याएं परिमेय संख्या, वैसे ये जो परिमेय संख्या की परिमेय संख्या के साथ में ही होगी थी क्योंकि परिमेय में पूर्णांक भी तो आ गई थी। तो परिमेय संख्याओं की संक्रिया परिमेय संख्याओं के साथ, या परिमेय संख्याओं की संक्रिया हम समझने के लिए पूर्णांक के साथ कराते हैं तो वापस हमें प्राप्त क्या होती है? परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। बात को समझ रहे हो क्या? ठीक है सर। फिर अपरिमेय के लिए, अपरिमेय के लिए भाई निश्चित नहीं है। अगर अपरिमेय को अपरिमेय में जोड़ते हो तो अपरिमेय भी आ सकती है, परिमेय भी आ सकती है। कैसे सर? देखो उदाहरण समझाता हूँ।
अपवाद तो देखो बेटा एक ही बहुत होता है, अगर एक भी चीज असत्य सिद्ध कर दी ना मतलब वो उस पर लागू नहीं है। जैसे सर आप बोलोगे सर ये लो सर √3 को √2 में जोड़ो, तो सर अपरिमेय तो आ रही है, आप बोल रहे हो सर जोड़ने में तो अपरिमेय है। अरे भाई इसको जोड़ ले अपरिमेय आएगी, इनको तो जोड़ लो अपरिमेय आएगी, लेकिन ऐसी और भी संख्याएं अपरिमेय है, ऐसी और भी संख्याएं अपरिमेय। जैसे देखो मैंने लिख दिया 2 + √3 और एक लिख दिया 2 - √3, बताओ दोनों अपरिमेय है क्या? 2 + √3 भी अपरिमेय है, 2 - √3 भी क्या है? अपरिमेय। इनको जोड़ो, इनको जोड़ा तो देखो ये प्लस का √3 माइनस के √3 से 0 हो गया, बचा क्या आपके पास 4। क्या देखो परिमेय संख्या है क्या? अर्थात ये निश्चित नहीं है कि अपरिमेय का अपरिमेय में जोड़ परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन ये निश्चित है कि परिमेय का परिमेय में जोड़, परिमेय का परिमेय से घटाओ, परिमेय का परिमेय से गुणा और परिमेय का परिमेय से भाग, हमेशा वापस हमें क्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इस बात को समझ गए तो आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं भाई। समझ गए इस बात को कि परिमेय, देखो पूर्णांक इसलिए लिखा है क्योंकि पूर्णांक भी देखो परिमेय होती है। जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, सारी क्या होती है? आपके परिमेय होती है भाई। पूर्ण भी परिमेय है, पूर्णांक भी परिमेय है और प्राकृत भी परिमेय है, समझ रहे हो बात को? तो इनका इनके साथ जोड़, इनका इनके साथ घटाव और इनका इनके साथ गुणा, सब में भाई इसका इसके साथ कर लो या गुणा भाग जोड़ घटाव कुछ भी कर लो, लास्ट में हमें परिमेय संख्या मिल जाएगी, कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं मिलेगी। समझ रहे हो क्या बात को? ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये हमारे देखो एक क्वेश्चन आ गया वापस, √2 3 1 क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हमने √2 के लिए कल किया था वो का वो काम हमें √3 के लिए करना है। बिल्कुल आप साथ के साथ कॉपी में करते जाओ और समझते जाओ। सबसे पहले आप देखो याद करो हमने क्या किया था इसके लिए कि सर माना कि यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। माना कि क्या मानना है कि सर माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना कि √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। सबसे पहला काम हमारा यही होगा, माना कि √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया। उसके बाद में अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो सर हम √3 को क्या लिख सकते हैं? सर √3 बराबर लिख सकते हैं P/Q, P/Q, जहां सर Q नॉट इक्वल टू 0 और P/Q क्या है? पूर्णांक है। P/Q क्या है? आपके पूर्णांक। P/Q पूर्णांक है भाई, वही चीज चल रही है सेम ही। एक लाइन और लिखते हैं, याद करो क्या लिखते हैं? P/Q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। उसके बाद में क्या करते हैं सर? सबसे पहले माना कि √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। √3 को अगर परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q का मान 0 नहीं है और P और Q क्या है भाई? आपके पूर्णांक है और P और Q क्या है? सहभाज्य है। P और Q क्या है भाई? आपके सहभाज्य है। अगर सहभाज्य हैं तो फिर मैं क्या करूंगा? इसका स्क्वायर, याद करो उसके बाद में हमने क्या किया था भाई? इसका स्क्वायर किया था क्या? इसका स्क्वायर कर दो बोथ साइड। तो स्क्वायर करने पे देखो मेरे पास क्या आ जाएगा? हम करेंगे √3 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई आपके पास? सर 3 आ जाएगा। और P का स्क्वायर कितना हो जाएगा? P² और इसका कितना हो जाएगा? Q²। यहां से वापस सोल्व करेंगे तो इसको क्या आएगा भाई आपके पास? देखो देखिए सर, यहां से हमारे पास आ जाएगा 3Q² बराबर है P²। 3Q² बराबर है P²। देखो देखिए यहां तक समझ में आ गया क्या? अरे भाई यहां तक समझ में आ गया क्या? देखो देखिए यहां तक समझ में आ गया क्या भाई सबको? हमने सबसे पहले क्या किया सर? माना कि √3 क्या एक परिमेय संख्या है। माना कि √3 क्या है भाई? एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में √3 अगर परिमेय संख्या है तो उसको किसके बराबर लिख लिया? P/Q के बराबर। उसको किसके बराबर लिख लिया? आपके P/Q के बराबर। ठीक है, P/Q के बराबर, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक के साथ साथ क्या है? सहभाज्य है। उसके बाद में सर हमने क्या कर लिया? इसका स्क्वायर कर लिया। तो √3 का स्क्वायर बराबर P/Q का। भाई समीकरण के दोनों ओर एक ही काम कर सकते हैं। समीकरण के दोनों साइड अगर समान काम कर रहे हैं तो समीकरण कभी बुरा नहीं मानता भाई, इस बात का नहीं मानता ना। तो √3 का स्क्वायर कर लिया सर 3 P/Q
क्यू का स्क्वायर किया तो पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। यहाँ पे सर इस इनसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दिया इसका मतलब क्या है, वापस अगर मैं इस चीज़ को लिखूँ तो सर वापस लिखूंगा तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर बराबर आएगा सर पी स्क्वायर बटा 3। क्यू स्क्वायर है सर वो किसके बराबर आ जाएगा आपके, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ये 3 मल्टीप्लाई में था, इधर इसके भाग में आ गया सर। इसका मतलब वही बात भाई, आपको वो रिपीट बार बार, ये 4 या 5 क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन को आप आराम से रफ कॉपी में, और आप अगर अपनी होमवर्क की कॉपी में करते हो भाई, एक तो आप पहले रफ में मिलाओ, उसके अलावा एक सुव्यवस्थित कॉपी रखो कि एग्जाम टाइम में हमें देखना होता हम उस कॉपी से किसी भी क्वेश्चन को आराम से देख सकें। तो रफ कॉपी में जब आप करोगे फिर आप अपने सुव्यवस्थित तरीके से अपनी कॉपी में करोगे ना, तो 2-3 बार एक ही चीज को लिखोगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी। अब देखो पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो याद करो वही पर में, अगर पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा, पर में 1.2 यही तो थी। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, पी स्क्वायर 3 से विभाजित, अतः पी भी 3 से विभाजित, 3 से विभाजित, 3 से विभाजित होगा। पी भी क्या होगा भाई आपके 3 से विभाजित। अगर पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो आपके जो पी है वो भी क्या होगा 3 से विभाजित होगा। यदि पी स्क्वायर 3 तो आपके पी भी क्या होगा 3 से विभाजित होगा। मेरी बात को समझ रहे हो आराम से, ठीक है सर। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको ये करना है, एक मिनट लाइन खींच लेते हैं एकदम सीधी। अपनी लाइन ठीक है। अब देखो भाई, तो पी स्क्वायर यदि 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा, पी भी 3 से विभाजित होगा। अब अगर पी 3 से विभाजित है तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, वापस यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर ऊपर शिफ्ट कर देंगे अपना। पी अगर 3 से विभाजित है तो मैं पी बराबर क्या लिख सकता हूँ, अरे सर पी बराबर 3c लिख सकता हूँ क्या। इसका मतलब क्या हुआ सर, p बराबर 3c का मतलब क्या हुआ भाई, कोई भी संख्या को, मैं वापस बता रहा हूँ, कोई भी, जैसे मान लो 6 को 3 विभाजित कर रहा है तो इसको मैं 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ ना। अगर 9 को 3 विभाजित कर रहा है तो मैं इसको 3 गुणा 3 यानी उसको 3 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ ना। तो वही तो कर रहा हूँ, यदि p को 3 विभाजित कर रहा है तो मैं उसको क्या लिख रहा हूँ, 3c लिख रहा हूँ। अब c की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब देखना मेरी बात, जहां यहां पे भी लिखो तो लिख लेना, जहां सी क्या है, जहां तो नीचे कर लेते हैं यार, है ना, फिर ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो P बराबर मैंने क्या लिख लिया आपके 3c, जहां जहां C क्या है, C पूर्णांक है, जहां C क्या है भाई आपके पूर्णांक है। ये लो सर C पूर्णांक है। अब ये जो 3c लिखा है इसको दे देना इक्वेशन नंबर है, इसको मत देना भाई, ऊपर वाले को दे देना, इसको दे देना इक्वेशन नंबर है 1। तो अलग कलर से दे देते हैं ताकि आराम से दिख जाए। इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर है 1, इक्वेशन नंबर है 1। अब क्या करेंगे सर, इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 1 में p का मान रख देंगे, जो हमने ये p का मान निकाला है ना वो हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। रखो देखिए क्या हो जाएगा सर, क्यू स्क्वायर बराबर क्या था सर, 3q स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर बराबर p का मान कितना रखना है सर 3c, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। सोल्व करो तो क्या आ जाएगा, 16 करेंगे तो सर आएगा 3q स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर। यहां से आप देखोगे भाई ये पूर्णांक संख्या ही है ना, एक ये पूर्णांक संख्या ही तो आ रहा है भाई, c अगर पूर्णांक है तो इनका स्क्वायर करोगे तो पूर्णांक ही आएगा। यहाँ पे 9 का भाग, इधर 9 का भाग दोगे तो 3q स्क्वायर बटा 9 बराबर है c स्क्वायर। यहाँ से डिवाइड करो तो 3 की टेबल से 3 टाइम
भाई 3 की टेबल से 3 बार कट जाएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा सर, क्यू स्क्वायर बट्टा 3 बराबर है सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाजित हो रहा है क्या, अरे क्यू स्क्वायर भी आपका 3 से विभाजित हो रहा है क्या, तो यहाँ पे भी आप वापस क्या लिख दोगे, इसको थोड़ा सा वापस ऊपर शिफ्ट करके यहाँ पे लिख देते हैं। तब तक आप इस चीज को देखो क्या बोल रहा है भाई ये, वापस हमने देखो पी का मान जो भी था, पी का ये जो भी मान था, पी का हमारे ये जो भी मान आया था, पी का जो भी मान आया था, उसको हमने कहा समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 में रखा तो हमारे पास ये चीज निकल के आई। फिर सर 3 क्यू स्क्वायर, भाई 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी की जगह रख दिया 3 सी, तो स्क्वायर किया तो 9 सी स्क्वायर, 9 को इधर भेजा, 3 की टेबल से घट गया, क्यू स्क्वायर बटा 3 बराबर है सी स्क्वायर। यहाँ से आगे देखेंगे तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है सर, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर क्या आपका 3 से विभाजित है। अगर क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित हो तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू भी 3 से विभाजित होगा, क्यों भी 3 से विभाजित होगा, क्यों भी 3 से विभाजित होगा, हाँ या ना भाई, यदि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो आपका क्यू भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, समझ रहे हो क्या। ठीक है सर, अगर क्यू 3 से विभाजित होगा तो हम आगे क्या समझ सकते हैं भाई, इस बात में हम आगे समझ सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा पी भी 3 से विभाजित है, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्यू भी 3 से विभाजित है, जबकि ऊपर लिख के आए हैं पी और क्यू सहभाज्य हैं, जबकि ऊपर क्या लिख के आए हैं, पी और क्यू क्या है, एक दूसरे के सहभाज्य हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है, पी और क्यू सहभाज्य का मतलब तो क्या है, इनका कोई कॉमन गुणनफल है ही नहीं, इनका कोई कॉमन मल्टीपल है ही नहीं भाई, कोई समान अभाज्य गुणनखंड है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे तो 3 मिल रहा है, और ये 3 क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारी जो कल्पना थी वो क्या थी, गलत थी, जो कि हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 3 पी तथा क्यों दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित, पी तथा क्यों दोनों को विभाजित करता है, पी तथा क्यों दोनों को क्या कर रहा है, विभाजित करता है। अगर दोनों को विभाजित कर रहा है, पी तथा क्यों कर रहा है, दोनों को विभाजित करता है, अतः इसलिए या फिर इसलिए मत लिखो, यह इस बात का विरोधाभास प्रकट करता है, यह इस बात का विरोधाभास है कि, इस बात का विरोधाभास है कि पी तथा क्यों, पी कोमा क्यों आपके क्या हैं, सहभाज्य हैं, पी तथा क्यों क्या है आपके सहभाज्य, पी तथा क्यों क्या है आपके सहभाज्य हैं। ये किस बात का विरोधाभास है भाई, कि पी तथा क्यों क्या है आपके सहभाज्य हैं, और यह विरोधाभास क्यों प्रकट हुआ, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के, गलत कल्पना के कारण, ये विरोधाभास क्यों हुआ भाई, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। हमारी गलत कल्पना क्या थी कि √3 क्या एक परिमेय, ये √3 क्या एक परिमेय संख्या है, ये हमारी क्या थी, एक गलत कल्पना, ये हमारी क्या थी भाई, एक गलत कल्पना थी, इसके कारण ये हमारा विरोधाभास प्रकट हुआ। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे, ले भाई तेरे को भी कलर तो देते हैं, नहीं पूरा मान जाए, ठीक है। तो
यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो आप देखो, थोड़े बड़े क्वेश्चन है, दो दो तीन तीन कंसेप्ट साथ में आते हैं, तो आप वापस रिवाइंड करके देख लेना। और वर्ड्स अगर कोई समझ में नहीं आए तो मैं एक एक वर्ड लिखने के साथ साथ बोल भी रहा हूँ, तो आप उस बोलते वक्त आराम से मैच करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है कोई शब्द आपको समझ में नहीं आए, मेरे लिखने का तरीका कुछ आपको पसंद नहीं आए, तो आप, मैं हर वर्ड को बोलते समय आप वर्ड लिख रहा हूँ, तो आप बोलने पे ध्यान देना। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, अतः ये लास्ट, अरे आपको तो ये काम सेम ही करना है भाई, ये डिजाइन है, आप मत बना के आ जाना वहां पे। अतः आपके तो भाई कॉपी है ना, कॉपी में पहले ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम। अब बोर्ड को तो मैं कहाँ तक लेके जाऊँ, ठीक है, क्वेश्चन इतना भी बड़ा चल रहा है। तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे? अतः √3 एक परिमेय संख्या। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या तो हमने कल्पना की थी, परिमेय संख्या तो क्या की थी हमने? कल्पना की थी। √3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलो भाई, एक ही टाइप के क्वेश्चन है भाई आपके सारे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्या हैं? एक ही टाइप के हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एक ही टाइप के क्वेश्चन है, आप आराम से इसको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, सेम ही क्वेश्चन चलेंगे। अब आपके √2 का कर लिया, √3 का कर लिया, अब थोड़ा सा एक थोड़ा बहुत चेंज करेगा तो उसको देख लेंगे। देखो, बड़े क्वेश्चन यही होने जो डायरेक्ट ओनली एक डिजिट के साथ आ रहे हैं, बाकी प्लस माइनस के साथ आएंगे वो तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। ये देखो, ज़्यादा आ गई क्या? चलो भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या है देखो, छठा छठा एग्जाम्पल। इसके बाद में अपना छठा एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि, ये उससे इजी होगा भाई, उसमें देखो बड़े जो इतनी लैंग्वेज है ना, ये केवल एक तो √3 वाले में आई है, √2 वाले में आई है, आगे साइड √5 और √7 का और होगा, उसमें आएगी। बाकी ये जो प्लस माइनस वाले हैं ना आपके, वो आसानी से हो जाएंगे, उनमें आपको इतना मेरे हिसाब से जोड़ नहीं आएगा। बाकी देखते हैं। दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। सारे क्वेश्चन देखो वैसे ही हैं, सारे क्वेश्चन आपके जो एक अगली एक्सरसाइज 1.1 में तो SCF LCM वो वाले क्वेश्चन किए थे। जो 1.2 उसमें कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं सारे? दर्शाइए कि अपरिमेय संख्या है, दर्शाइए कि अपरिमेय संख्या है, एक ही थ्योरी चल रही है बार बार में, ठीक है। उसमें आपको दो ही प्रमेय याद रखनी है, एक तो वो कि यदि a p² को विभाजित करता है तो a p को भी विभाजित करेगा, और दूसरी कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या है तो वो क्या होती है? कि अपरिमेय संख्या होती है। वो हमने प्रूव किया है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, वो √2 वाला हमने प्रूव किया था, वो एक परिमेय थी, ठीक है। क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा तो हम ऐसे कर देंगे, समझ गए बात को? अब ठीक है, अब आ गया हो, हमारे क्वेश्चन आ रहा है, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि 5 माइनस √3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। कैसे दर्शाएंगे भाई? वही काम है, सबसे पहला काम क्या होगा भाई अपना? मानना कि 5 माइनस √3 क्या एक परिमेय संख्या है। जितने भी आपको ये क्वेश्चन करने हैं, सब में एक ही लाइन लिखनी है कि माना कि 5 माइनस √3, या माना कि √3, या माना कि 7 √3, 7 √2, जितने भी ये क्वेश्चन आते हैं उनमें कि माना कि ये क्या एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखते हैं। वही अपन पहले यहाँ लिख लेते हैं, फिर इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे ना, ऐसे ऊपर लिखने में भाई थोड़ी सी राइटिंग ऐसे तो अच्छी बहुत है, फिर ऊपर लिखते हैं और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, फिर आपको समझ में ज़्यादा आ जाती है। एक तो गणित, और ऊपर से फिर लिखने का तरीका, और फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाता है, तो क्या आइंस्टीन बन जाओगे सारे के सारे यहीं पे? नहीं। देखो, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? माना कि 5 ये इजी होगा भाई, जो ये प्लस माइनस के साथ या गुणा के साथ आएंगे ना, उसमें केवल वो वाली थ्योरी लगेगी अभी जो हम पढ़ के आए ना, परिमेय का परिमेय में जोड़, परिमेय का परिमेय से गुणा, परिमेय का परिमेय से भाग, परिमेय होता है, बस वो वाली थ्योरी लगेगी। माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। माना कि 5 माइनस √3 क्या आपकी एक परिमेय संख्या? माना कि 5 माइनस √3 आपके क्या एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं सर? 5 माइनस √3, 5 माइनस √3 है ना भाई? हाँ, 5 माइनस √3 लिख सकते हैं सर p बट्टा क्यों, p बट्टा क्यों, जहां p कोमा क्यों, p कोमा क्यों,
जहाँ पे पी कोमा क्यों क्या है भाई, पी कोमा क्यों पूर्णांक है, पी कोमा क्यों क्या है भाई आपके पूर्णांक है, पी कोमा क्यों क्या है आपके पूर्णांक है, और क्यों नॉट इक्वल टू क्या है आपके जीरो, क्यों नॉट इक्वल टू क्या है आपके, ठीक है। ये आप कोष्टक में भी लिख सकते हो और चाहो तो नीचे लाइन में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है इसने, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया, माना है तो सर ये पी बटा क्यों के बराबर होगी, आगे क्या करना है, आगे देखो। अब यहाँ पे वो सहभाज्य वाली थ्योरी नहीं लगानी है आपको, ठीक है ना। ये माइनस के साथ, प्लस के साथ, या गुणा के साथ, भाग के साथ अगर कोई परिमेय संख्या आ रही है ना साथ में, तो वो सहभाज्य वाली थ्योरी आपको केवल कहाँ लगानी है, जहाँ पे केवल √3, केवल √2, केवल √5 ऐसी चर्चा करेगा, तब आपको वो सहभाज्य वाली थ्योरी लगानी है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखो मैं पक्षांतरण करके √3 को इधर भेजूंगा और इसको इधर लेके आ जाऊंगा, तो देखो 5 - p बट्टा क्यों, भाई ये प्लस का था, इधर आके किसका हो गया माइनस का, और बराबर में आपके देखो ये माइनस का √3 उधर जाके किसका हो जाएगा भाई आपके प्लस का, हाँ या ना, मेरी बात को समझ रहे हो क्या। बस इतना ही है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है अपने, इसमें ज़्यादा ऐसे लोड लेने वाली ज़रूरत नहीं है भैया आपको, ये छोटा ही होगा अपने, ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं होगा, ये थोड़ा सा ऊपर चला जाए भाई, ठीक है। तो क्या बोल रहा है भाई, 5 - √3 को हमने क्या माना, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या माना, तो इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में, और पी बटा क्यू के रूप में लिख रहे हैं तो पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा, यहाँ पे मैंने पी बटा क्यू को इस साइड में भेज दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, अब आपको वो बोलना है, ये देखो एक पूर्णांक है और ये एक परिमेय, यानी दोनों परिमेय है क्या, अब याद करो परिमेय का परिमेय से घटाओ, परिमेय संख्या को परिमेय से घटाओगे तो वापस आपको क्या मिलेगी, परिमेय संख्या मिलेगी क्या, तो आप यहाँ पे लिखोगे परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या से घटाओ, परिमेय संख्या से, परिमेय संख्या से, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से घटाओ, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से घटाओ, क्या होता है परिमेय संख्या, या घटाओ करने पर, घटाओ करने पर, घटाओ करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है, करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है, परिमेय संख्या प्राप्त होती, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से घटाव करोगे तो परिमेय संख्या प्राप्त, समझ रहे हो क्या भाई, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाओगे तो वापस आपको क्या मिलेगी, परिमेय संख्या मिलेगी। अब अगर देखो ये परिमेय संख्या है, लेकिन √3 तो क्या है अपरिमेय संख्या, आप लिख दोगे अतः, अतः 5 - p बट्टा क्यू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, 5 - p बट्टा क्यू क्या आपकी एक परिमेय संख्या है। अगर 5 - p बट्टा क्यू एक परिमेय संख्या है, परंतु भाई 5 - p बट्टा क्यू एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 तो क्या भाई अपरिमेय संख्या है, भाज्य संख्या रूट में आ गई ना, तो आप क्या लिख दोगे, अब आपको देखो इसमें इतना नहीं है, इसमें बस ये हो गया लास्ट, यही है कि ये तो परिमेय और ये क्या है अपरिमेय, तो लेकिन ये इस चीज का क्या हो रहा है, विरोधाभास प्रकट हो रहा है, भाई दोनों बराबर है, भाई बराबर होने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को, 2 को मैं 3 के बराबर लिख सकता हूँ क्या, नहीं भाई, 2 को तो 2 के बराबर ही लिख सकता हूँ ना, लेकिन यहाँ पे तो देखो परिमेय अपरिमेय बराबर लिखी हुई है, परिमेय और अपरिमेय बराबर लिखी हुई है, यानी एक दूसरे का क्या हो रहा है विरोधाभास, और ये विरोधाभास किस कारण हो रहा है, हमारी गलत कल्पना, ये हमारी जो कल्पनाएं हो रही है वो क्या है, बहुत गलत है भाई। हाँ आप भी अगर ऐसी कोई कल्पनाएं करते हो तो वो सारी की सारी क्या है भाई, गलत करते हो, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, ज्यादा मत समझना इस चीज को, हाँ ठीक है ना भाई। हाँ कहीं कल्पना वाली बात तुम ज्यादा समझो, सीरियसली ज्यादा ले लो उस चीज को, समझ रहे हो, ठीक है।
तो अब हम क्या लिख देंगे, अतः 5 माइनस पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है जो कि इस बात का विरोधाभास है कि इस बात का, इधर लिख देते हैं यार, है ना, थोड़ा सा सही भी लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं इस साइड में, जो कि इस बात का विरोधाभास है कि, किस बात का विरोधाभास है भाई, ये इस बात का विरोधाभास है कि, किस बात का विरोधाभास है, ये विरोधाभास है सर कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, सॉरी अपने कि रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो कि इस बात का विरोधाभास है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। और यह विरोधाभास क्यों हुआ, यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमारी क्या भाई, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, कल्पना के कारण यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। और हमारी कल्पना क्या गलत थी भाई, अतः आगे क्या लिख देंगे, अतः अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने तो कल्पना क्या की थी भाई, हमने तो कल्पना की थी ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये कल्पना तो क्या हो गई हमारे, गलत साबित हो गई। अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये लो, ये आपका क्वेश्चन। ओनली रूट 3 रूट 2 रूट 5 अंडर रूट 7 अगर ऐसा आता है तब तो आपको वो सहभाज्य वाली थ्योरी लगानी है। समझ रहे हो मेरी बात को, कि दोनों संख्याएं सहभाज्य हैं, फिर हम सहभाज्य संख्याओं का विरोधाभास प्रकट करेंगे कि यहाँ पे देखो इनका समान गुणनखंड आ रहा है, यानी ये सहभाज्य नहीं है, ये सहभाज्य नहीं है, ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, और गलत कल्पना हमने की थी वो परिमेय संख्या है, अतः ये अपरिमेय संख्या। जो 5 के साथ कोई परिमेय संख्या के साथ प्लस में माइनस में गुणा में भाग में आ रहा है तो उसको हम ऐसे करेंगे कि जो भी प्लस माइनस गुणा भाग में होगा उसको हम पी बटा क्यू के साथ शिफ्ट कर देंगे। और आपको पता है परिमेय संख्या का गुणा, परिमेय संख्या का भाग, परिमेय संख्या का प्लस और परिमेय संख्या का माइनस यदि परिमेय संख्याओं से कराया जाए तो वापस क्या आती है, परिमेय संख्याएं आती है। और जो सिंगल डिजिट के साथ होगा वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी उस बात का क्या प्रकट होगा, विरोधाभास। और वो विरोधाभास क्यों प्रकट होगा, क्योंकि हमारी जो कल्पना थी वो क्या थी, गलत। अतः जो भी संख्या दी हुई होगी वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ रहे हो, ठीक है। इसी तरह आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। इतने हार्ड नहीं लगेंगे भाई, एक क्वेश्चन को आप 2-2 3-3 बार करोगे ना तो आराम से हो जाएंगे आपके, ठीक है। इतना कोई लोड लेने वाली जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब आगे देखो, ये देखो गुणा वाला आ गया, सिंगल आए तब आपको वो ध्यान रखना है, बाकी गुणा वो वाले बता चुका हूं मैं, गुणा माइनस प्लस माइनस में आपको केवल परिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ जोड़ गुणा भाग प्लस ये देखना, ठीक है। वापस इसको करते हैं। सबसे पहला काम, चाहे से कैसा भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम क्या होगा, माना कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, माना कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या, तो हम मान लेंगे, माना कि जल्दी करो भाई, अब इसको एक ही चीज चल रही है बार बार तो आराम से आ जानी चाहिए। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, 3√2 क्या है आपकी एक परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या तो हम इसको क्या लिखेंगे सर, 3√2 बराबर क्या लिखेंगे सर, पी बट्टा क्यों, क्या लिखेंगे बराबर पी बट्टा क्यों, जहां जहां
पी कोमा क्यू क्या है भाई? पूर्णांक है। जहाँ पी कोमा क्यू क्या है? पूर्णांक है। पी कोमा क्यू क्या है? पूर्णांक है। और क्यू नॉट इक्वल टू क्या है? जीरो है। भाई इसको तो बिल्कुल ही स्पेशली ध्यान रखना, ये नॉट इक्वल टू वाली बात तो, ठीक है ना। इसको तो, ये डिजाइन है तो आप मत बना के आना, लेकिन इसको ध्यान स्पेशली रखना भाई आप लोग, ठीक है। समझ रहे हो बात को? जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू क्या है? जीरो। अब देखो इसके साथ क्या छेड़छाड़ करते हैं हम इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे कि ये रूट दो है ना, इसको तो रखा है यहाँ पे, ये तीन मल्टीपल में था, इधर किस में जाएगा भाई? भाग में। इधर किस में जाएगा? भाग में। भाग में जाएगा तो देखो क्या बन जाएगा? पी बट्टा तीन क्यू बन जाएगा क्या? बताओ देखिए भाई, इधर किस में था? गुणा में। इधर किस में चला गया? भाग में। तो तीन अगर क्यू से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा? तीन क्यू बन जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है। लो भाई तू ऊपर दे भाई, और भी काम करना है हमें। जल्दी से शिफ्ट हो जाओ ऊपर, तुरंत प्रभाव से। शाबाश। तो हमने देखो वापस एक ही काम बार बार कर रहे हैं। माना कि तीन रूट दो क्या है? एक परिमेय संख्या है। तीन रूट दो बराबर पी बट्टा क्यू लिख लिया, परिमेय संख्या है, तो जहाँ पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है, और क्यू का मान जीरो के बराबर है, नहीं होना चाहिए। ये तीन उधर गुणा में था तो इधर किस में आ गया? भाग में। अब वापस वही बात आ गई भाई, ये क्या थी? एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या थी। परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से भाग करोगे तो आपके पास वापस क्या आएगी? परिमेय संख्या। तो आप यहाँ पे लिख दो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से, परिमेय संख्या से भाग करने पर, परिमेय संख्या से भाग करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पे आप पूर्णांक वर्ड भी यूज कर सकते हो भाई। पी और क्यू पूर्णांक है, उसमें वापस पूर्णांक का भाग दोगे तो आपके पास क्या आएगी? एक परिमेय संख्या आएगी। भाग करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती, परिमेय संख्या प्राप्त होती, परिमेय संख्या प्राप्त होती। परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से भाग करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यदि परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से भाग कर रहे हो तो हमें क्या प्राप्त होगी? परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अतः अतः इसका यहाँ पे क्या लेन देन है भाई? अतः P बट्टा तीन क्यू, P बट्टा तीन क्यू, P बट्टा तीन क्यू एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। अच्छा, इसका दूसरा रूप क्या हो सकता है बेटा? मेरी बात को समझना। यहाँ पे सर इसका दूसरा रूप हो सकता है कि P पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, और अगर किसी पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करोगे, यानी तीन को पूर्णांक से गुणा करोगे तो क्या आएगी? पूर्णांक। यानी वापस P बटा तीन क्यू क्या है? पूर्णांक। और P बटा तीन क्यू का मतलब वो क्या होती है? यदि भाई P बटा क्यू के रूप में ही तो आ गया वापस। P भी पूर्णांक है, तीन क्यू भी क्या है? पूर्णांक है। अगर दोनों पूर्णांक है तो वापस क्या हो जाएगी? ये परिमेय हो जाएगी। ठीक है ना। ये आपकी लैंग्वेज, आप इनको पूर्णांकों के रूप में भी लिख सकते हो और परिमेय के रूप में भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों चीज सही है। तो अतः P बटा तीन क्यू क्या है? एक परिमेय संख्या है। P बटा तीन क्यू आ गई क्या? परिमेय संख्या। अब भाई बताओ, P बटा तीन क्यू परिमेय है तो फिर रूट दो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अरे यदि P बटा तीन क्यू परिमेय है तो ये रूट दो का यहाँ पे क्या काम? अरे भाई ये रूट दो यहाँ क्या कर रहा है भाई? बताओ देखिए, ये रूट दो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? समझाओ देखिए। हैं भाई, यदि ये पूर्णांक है, ये परिमेय है, तो रूट दो क्या है? अपरिमेय। जो कि अभी भी लाइन ही आ रही है क्या? जो कि इस बात का, इस बात का विरोधाभास है कि, इस बात का विरोधाभास है कि इस बात का विरोधाभास है कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है। रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। रूट दो क्या है आपकी? एक अपरिमेय संख्या। और यह विरोधाभास किस कारण प्रकट हुआ? यह विरोधाभास
यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमारी हमारी गलत हमारी गलत कल्पना के कारण हमारी गलत कल्पना के कारण यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। अतः अतः निष्कर्ष निकलता है, अतः डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अतः 3√2 अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 3√2 एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या 3√2 क्या आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ये लो, ये क्वेश्चन हो गया आपका। वापस देखो हमने क्या क्या किया आज। सबसे पहले तो देखो ये चीज बहुत जरूरी थी समझना। देखो जो लैंग्वेज में यहाँ पे लिख रहा था, ये वाला क्वेश्चन तो वो सहबाजी वाला था। इस वाले क्वेश्चन में देखो आप परिमेय पूर्णांक भी डाल सकते हो। कैसे कि सर पूर्णांक संख्या थी, पूर्णांक संख्या का वापस भाई इसको सोल्व करोगे एक बार, थोड़ा सा इसको आगे और देखना। अगर मैं इसको और भी बड़ा करना चाहूँ तो आप कैसे कर सकते हो, सर क्यों आया एलसीएम, ऊपर क्या आ जाएगा सर 5q माइनस पी, 5q माइनस पी। अब 5q माइनस पी का मतलब क्या हुआ, 5q माइनस पी बटा क्यू का मतलब क्या हुआ, सर 5q भी क्या भाई, पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा किया पूर्णांक आई, पूर्णांक से पूर्णांक को माइनस किया पूर्णांक आई, और पूर्णांक बटा वापस क्या आ गई पूर्णांक, यानी पूर्णांक बटा पूर्णांक वापस क्या होती है परिमेय। यानी आप लैंग्वेज भी लिख सकते हो कि ये जो 5q माइनस पी है वो भी पूर्णांक है और क्यू भी क्या है पूर्णांक है। अतः पूर्णांक दो अंश और हर में दोनों में क्या है पूर्णांक है, अतः ये संख्या क्या है एक परिमेय संख्या है। ये वाली लैंग्वेज भी आप इसमें लिख सकते हो। और इससे पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, इस पहले वाले में सहभाज्यता का यूज ले रहे थे कि यदि ये दो पी और क्यू सहभाज्य हैं, पी और क्यू क्या है आपके सहभाज्य हैं, लेकिन हमने देखा था पी का भी अभाज्य गुणनखंड 3 आ रहा है, क्यू का भी 3 आ रहा है, यानी समान अभाज्य गुणनखंड आ रहा है। ये बड़ा क्वेश्चन है भाई, जो डायरेक्ट वाला है वो बड़ा है, बाकी ये जो प्लस माइनस में अगर किसी के साथ आ रहे हैं वो एक छोटे रूप में हो सकते हैं। इसमें तो हमें सहभाज्य वाली की थ्योरी विरोधाभास में प्रकट करनी है कि हाँ भाई देखो हमने माना तो ये था कि ये सहभाज्य है, लेकिन हमें आगे जाके पता चल रहा है ये, यानी हमारी बात का क्या हो रहा है विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो कल्पना की है वो क्या है गलत है। और इससे आगे वाले क्वेश्चनों में क्या करना है, इससे आगे वाले में भाई ये √3 √2 और √5 ये क्या है भाई अपरिमेय संख्याएं होती है, जबकि ये बराबर किसके आ रही है परिमेय संख्याओं के, यानी ये उनका क्या हो रहा है विरोधाभास प्रकट हो रहा है। और विरोधाभास का कारण क्या है, विरोधाभास का कारण ये है सर कि हमारी जो कल्पना है, हम जो ये बार बार ये कल्पना कर रहे हैं कि ये 3√2 या √2 ये परिमेय संख्याएं हैं, ये जो हम कल्पनाएं कर रहे हैं ये कल्पनाएं हमारी क्या है गलत है। भाई ये अपरिमेय संख्याओं को लेके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसी चीज को लेके हैं क्या भाई, कि हमारी सबसे पहला काम क्या है, माना कि ये क्या है परिमेय संख्या है, माना कि ये क्या है परिमेय संख्या, समझ गए, फिर उसी चीज को ऐसे गलत साबित कर देना। हमारी चीज को हम ही माने और हम ही गलत साबित करें, ठीक है। ये गणित का मजा है कि हमने माना, आगे जाके देखा उसका विरोधाभास हो रहा है। और विरोधाभास का कारण क्या है भाई, ये 3-4 लाइनें तो रट लो और कुछ याद ना रहे, ये 3-4 लाइनें तो एग्जाम में लिख के, और यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आना है भाई। ये इनमें से ये वाले क्वेश्चन √3 का ले लो, √2 का, √5 का, 2 माइनस √3 का, ये इनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म पकड़ लेना आप, पक्का आएगा। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से एग्जाम में, कंफर्म पकड़ लेना। तो ये थ्योरी आपके दिमाग में होनी चाहिए और मोटा मोटी दिमाग में रख लो बेटा, बाकी तो एग्जाम टाइम में आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो जाएगी कि इस क्वेश्चन में करना क्या है भाई। डायरेक्ट वालों में तो सहभाज्यता वाला नियम लगाना है, डायरेक्ट वालों में तो हमें क्या करना है सहभाज्यता वाला नियम लगाना है कि हाँ भाई पी और क्यों सहभाज्य होने चाहिए, लेकिन आगे जाके पता चल रहा है इनके तो समान गुणनखंड आ रहे हैं, समान गुणनखंड आ रहे हैं यानी सहभाज्य नहीं है, यानी विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास किस कारण हो रहा है, क्योंकि हमारी कल्पना गलत है। और जबकि ये आगे वाले क्वेश्चन है इनमें प्लस वाले को तो एक साइड, मतलब कि एक साइड में आपको √3 √2 जो भी है उसको एक साइड में रखना, बाकी सबको उस साइड में भेज देना। फिर देखना है कि आपके जो अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या आ रही है जो कि गलत है भाई, हो ही नहीं सकता, विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास का कारण क्या है हमारी कल्पना, जो हमने कल्पना की वही क्या है विरोधाभास का कारण है। उसके अलावा मैंने देखो वापस इसकी भी अगर साइड में लैंग्वेज दिखाऊं दूसरी, तो दूसरी लैंग्वेज क्या हो सकती है इसकी भाई, इसी की दूसरी लैंग्वेज क्या हो सकती है कि सर P पूर्णांक है, P क्या आपके पूर्णांक है, और 3 को क्यों से गुणा करोगे तो 3 क्यों भी क्या है भाई पूर्णांक को पूर्णांक से करोगे तो भी क्या है ये पूर्णांक है।
और पूर्णांक, अंश में भी पूर्णांक, हर में भी पूर्णांक, यानी वापस कौन सी संख्या बन रही है आपके, परिमेय संख्या बन रही है। कौन सी संख्या बन रही है आपके, वापस से परिमेय संख्या बन रही है। कौन सी संख्या बन रही है, परिमेय संख्या। मैंने डायरेक्ट परिमेय लिख दिया, आप पूर्णांक करके भी कर सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। या आप ऐसे कि भाई 5 को ये एलसीएम लेके इसको हल किया, तो 5 को पूर्णांक से गुणा किया तो वापस पूर्णांक, ये पूर्णांक थी, पूर्णांक को पूर्णांक से माइनस करोगे वापस क्या आएगी, पूर्णांक, और पूर्णांक बटा पूर्णांक वापस क्या होती है आपके, परिमेय होती है। समझ रहे हो मेरी बात को। ये लो, यह आज आपका एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो आसानी से हो जाएंगे बेटा, इसी थ्योरी पे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है आपकी बुक में। इसके अलावा या तो प्लस माइनस के गुणा भाग के हैं, या फिर उसको डायरेक्ट पूछा हुआ, उसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आज का लेक्चर हम इतना ही रखेंगे। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस बचते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। जितनी भी थ्योरी थी इस चैप्टर में मैंने आपको समझा दी। अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हो तो कमेंट्स में ओके लिख के भेज देना। हम आगे के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, अगले चैप्टर पे चलेंगे और देखते हैं अगर आपका रिस्पांस क्या रहता है। नहीं फिर हम क्वेश्चंस भी करा देंगे। जो भी आप बताओ कमेंट में बता देना। अगर इतने 5-7 क्वेश्चन अगर हम जल्दी करेंगे तो आराम से हो जाएंगे, 1 या 2 लेक्चर में हो जाएंगे। तो आप बता देना वो क्वेश्चंस करने हैं या इन थ्योरी से आप खुद कर सकते हो। ठीक है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, और आपका दिन अच्छा हो। और गणित को पढ़ते रहो, मज़े से पढ़ते रहो, अपने चैनल के साथ जुड़े हुए रहो। थैंक यू, बाय।